हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन एग्ज़ाम के लिए मिनी मॉक टेस्ट 2 अटेम्प्ट करेंगे और ओवरऑल क्लास ये 24 है। और इस मिनी मॉक टेस्ट में आपके पास एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपके पास इंग्लिश से भी क्वेश्चंस रहेंगे। 5 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेंगे, 5 क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग से, 5 क्वेश्चन मैथ से और 5 क्वेश्चन आपके पास जनरल अवेयरनेस से रहने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और बैंक ऑफ बड़ौदा में पीएन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए और इसी तरह के और मिनी मॉक टेस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इंग्लिश से है। 5 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। इसी तरह से मिनी मॉक टेस्ट है, हर सेक्शन से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 5 वर्ड आपके पास बोल्ड किए गए हैं और इनमें से कौन सा जो है वो मिस स्पेल्ड वर्ड है, यानी कि गलत स्पेलिंग किसकी है। तो पूरा सेंटेंस हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ जो बोल्ड है उन्हें देख लेते हैं। तो एक है आपके पास लाइकलीहुड, एक है आपके पास इनकार्सनेशन, ठीक है, इनकार्सिरेशन और एक्यूज्ड, इवेंचुअली और इनोसेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग जो है वो गलत है। तो लाइकलीहुड की पहली बात तो मीनिंग की बात करें, अगर मैं लाइकलीहुड की मीनिंग की बात करूं तो लाइकलीहुड का मीनिंग का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि फैक्ट ऑफ समथिंग बीइंग लाइकली, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी होना किसी चीज की, उसे हम लाइकलीहुड बोलते हैं। इन आपको यहाँ पर बताना है कि किसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है। इनकार्सिरेशन का मतलब की बात करें तो इनकार्सिरेशन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन प्रिजन, यानी कि इम्प्रिजनमेंट, यानी कि किसी को जेल में रखना, ठीक है, फेज अ लॉन्ग इनकार्सिरेशन। तो इसे हम बोलते हैं हमारे पास द स्टेट या फिर द स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन प्रिजन। एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? एक्यूज्ड का मतलब होता है किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, टू चार्ज समवन विद एन ऑफेंस और क्राइम। और इवेंचुअली का मतलब क्या होता है? इवेंचुअली का मतलब होता है इन द एंड, ठीक है ना, यानी कि डिस्प्यूट होना, सीरीज ऑफ प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं इवेंचुअली। और इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, इनोसेंट का मतलब होता है नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम और ऑफेंस। तो इनोसेंट का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग गलत है वो इनोसेंट की गलत है। यहाँ पर इनोसेंट की स्पेलिंग आएगी INNOCENT होता है, ये होता है इनोसेंट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा नीचे की तरफ है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके पास मिस स्पेल्ट वर्ड से है, आपको गलत कौन सी स्पेलिंग है वो बतानी है। तो सबसे पहला वर्ड है आपके पास अमेंडमेंट्स है, दूसरा है हमारे पास प्रिविलेज्ड, दूसरा हमारे पास है एक्सेप्शनलिज्म और चौथा है इंडिविजुअल और कंटिन्यूइंग। आपको इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है वो बतानी है। अमेंडमेंट्स का मतलब आपको पता है, अमेंडमेंट्स का मतलब होता है माइनर चेंजेस करना किसी चीज में, उसे हम अमेंडमेंट्स बोलते हैं। प्रिविलेज्ड का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज्ड का मतलब होता है हमारे पास किसी चीज की एडवांटेज होना, इम्यूनिटीज होना, उसे हम प्रिविलेज्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात तो स्पेलिंग किसकी गलत है? प्रिविलेज की गलत है। यहाँ पर प्रिविलेज की स्पेलिंग आएगी PRIVILEGED, EGED होता है प्रिविलेज, ठीक है, AGED नहीं होता, EGED होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास इसका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास फिल इन द ब्लैंक से है, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही यहाँ पर जो है वो सूट करेगा। तो क्वेश्चन आपके पास कहता है कि अ स्पेशल टीम वाज फॉर्म्ड टू डैश द लॉस्ट फिशरमैन हु वाज स्टैंडेड ऑन द फ्रीजिंग लेक आफ्टर डार्क। तो स्पेशल टीम जो थी वो फॉर्म की गई थी किसको करने के लिए? द लॉस्ट फिशरमैन को क्या किया जाएगा? रेस्क्यू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो लॉस्ट फिशरमैन है उनको क्या किया जाएगा? रेस्क्यू किया जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? वस्तु को बचाना, या किसी व्यक्ति या वस्तु को बचाने को हम क्या बोलते हैं? रेस्क्यू बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो वर्ड है उनके भी मीनिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। अनप्लीजेंट की बात करें तो अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है? नॉट नाइस, कुछ खास नहीं है, यानी कि जो पसंद ना हो उसे हम बोलते हैं अनप्लीजेंट। मेडिटेट का मतलब क्या होता है? टू थिंक या ध्यान लगाना। स्पेक्यूलेट का मतलब क्या होता है? टू गेस समथिंग, यानी कि कुछ अनुमान लगाना। स्पेक्यूलेट करना यानी कि अटकल लगाना, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब आपको पता है क्या होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है, कहता है कि द इफेक्ट ऑफ द डैश फ्रॉम एंग्री सिटीजन्स लेफ्ट मैनी पीपल अरेस्टेड फॉर डिस्टर्बिंग द पीस, ठीक है ना। कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ द, किसका इफेक्ट? ऑफ द डैश फ्रॉम द एंग्री सिटीजन से क्या मिला,
ठीक है ना, एंग्री सिटीजन का, द इफेक्ट ऑफ द क्या आपके पास RUCKUS यानी कि रकस, RUC, रक्स का मतलब क्या होता है हमारे पास, रक्स का मतलब होता है हमारे पास हंगामा करना या फिर नॉइजी फाइट जो होता है, इसका मतलब क्या होता है हंगामा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और वर्ड्स की यहाँ पर मीनिंग जान लेते हैं। तो कंटेंटमेंट का जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, कंटेंटमेंट का मतलब संतुष्टि होना यानी कि फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होना, सेटिस्फेक्शन होना, उसी को क्या बोलते हैं, कंटेंटमेंट बोलते हैं। और ये तीनों क्या है आपस में सिनोनियम्स है। कंटेंटमेंट एक्सटेसी का मतलब भी क्या होता है हमारे पास, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होना, हैप्पीनेस होना। और इलेशन का मतलब की भी क्या होता है हमारे पास, अति प्रसन्नता होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कहता है कि द prosecutors attempt to dash the responsibility for the financial fraud to the CEO. क्वेश्चन में बोला गया है, कहता है कि द प्रोसिक्यूटर्स अटेम्प्ट टू, क्या करने का, द प्रोसिक्यूटर्स अटेम्प्ट टू डैश द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल फ्रॉड टू द CEO। तो द प्रोसिक्यूटर अटेम्प्ट टू इम्प्यूट, ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इम्प्यूट का मतलब क्या होता है, दोष लगाना। इम्प्यूट का मतलब क्या होता है हमारे पास, दोष लगाना। द प्रोसिक्यूटर अटेम्प्ट टू इम्प्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल फ्रॉड टू द CEO। ठीक है, और वर्ड जान लेते हैं। जैसे डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, घोलना या फिर किसी चीज को मिलाना, पतला करना, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेशन की ओर आते हैं। जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देखते हैं। तो जर्नल अवेयरनेस का हमने कल 5 क्वेश्चन करे थे, 6 क्वेश्चन यहाँ से ट्राई करते हैं। कह रहा है कि इन विच स्टेट इज द कुंडन कुलम न्यूक्लियर प्लांट लोकेटेड, कह रहा है कि कौन सी स्टेट में जो है वो कुंडन कुलम न्यूक्लियर प्लांट जो है वो लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि हु सक्सीड एस सोमनाथ एज द चेयरमैन ऑफ इसरो स्टार्टिंग जनवरी 14, 2025। कह रहा है कि हु सक्सीड एस सोमनाथ, एस सोमनाथ की जगह कौन जो है वो चेयरमैन बने हैं इसरो के, जो कि जिन्होंने स्टार्ट किया है अपना चेयरमैन का पद 14 जनवरी 2025 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, वी नारायण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच करेक्टली। तो यहाँ पर कुछ आपके पास क्लासिकल डांस है, ठीक है, उसके आगे स्टेट है, तो आपको बताना है कि कौन सा मैच नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, कथकली कर्नाटक। तो कथक कर्नाटक का नहीं है, कर्नाटक का कहाँ पर है, केरला का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है द हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन स्टेट इन इंडिया। कह रहा है कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन स्टेट कौन सी है, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु हैड द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कह रहा है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड कौन होते हैं, तो वो होते हैं आपके पास ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम मैथ की तरफ। मैथ का पहला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि राम एंड श्याम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 12 days। कह रहा है कि राम जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर लेगा और श्याम जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर लेगा। तो पहले हम वर्क देख लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एलसीएम 60 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी हमारे पास 6 आ जाएगी और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कह रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर काम करें, फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्किंग टुगेदर। तो टाइम निकालना है हमने। टाइम का फॉर्मूला हमें पता है कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क कितना है हमारे पास, 60, दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 5 11 है। तो 16/11 डेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि मिस्टर एक्स कवर हिज अपवर्ड जर्नी 25 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनवर्ड जर्नी 75 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड बतानी है। कह रहा है कि एक मिस्टर एक्स था, उसने अपने जाने की स्पीड जो थी उसकी 25 किलोमीटर पर आवर थी और वापस आने की जो स्पीड थी वो 75 किलोमीटर पर आवर थी। तो अगर जाने आने की स्पीड अलग अलग है और डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है, तो एवरेज जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वो होता है 2 इंटू में एक्स इंटू में वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब होता है स्पीड। तो 2 इंटू में पहली स्पीड है 25, दूसरी स्पीड कितनी है 75, और डिवाइडेड बाय 25 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 ये 75 होता है, 25 कम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा। 2 टू ज़ा 1 ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, यानी कि 75/2। और 75/2 का मतलब क्या होता है, 37.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट गेट डबल इन 10 ईयर। कह रहा है कि कुछ पैसा आपने उधार दिया एक्स रुपीज़, ये क्या है अमाउंट बन जाएगा डबल हो जाएगा कितने सालों में, 10 सालों में। टाइम आपको 10 साल दे रखा है। तो जब हमने सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन किए थे तब वहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और आपका पैसा डबल हो गया, ट्रिपल होगा, इस तरह की वर्डिंग है, तो पैसा कितना टाइम्स हो गया, डबल हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैसा जो है वो डबल हो गया, तो 2 लिखा, -1 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, टाइम करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो फिर से करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो सीधी सी चीज़ ध्यान रखने की, अगर पैसा डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो कितना अमाउंट हो गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इससे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास डीआई से है, साइड में आपको डीआई दे रखी है और एक क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि रेशो ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ए एंड बी टुगेदर। कह रहा है कि गर्ल्स की रेशो बतानी है ए एंड बी टुगेदर। तो ए एंड बी की अगर बात करें तो ए एंड बी में टोटल जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी, 1700 होगी, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे हमारे पास, 950 होगी। 1700 इनकी टोटल स्ट्रेंथ है और बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, 950 हैं। ठीक है, तो 1700 में से हम क्या करेंगे, 950 को माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, 1700 में से 950 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ए एंड बी की जो गर्ल्स आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, 1700 में से 950 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। इसी तरह से कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ इन डी एंड ई टुगेदर। तो डी एंड ई में अगर बॉयज़ को देखें, डी एंड ई में, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं डी एंड ई में, 1000 है। कटिंग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 25 ये 75 होता है, 25 चौके 100, तो 3:4। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है फाइंड द एवरेज ऑफ गर्ल्स इन ऑल द स्कूल। कह रहा है कि हर एक स्कूल में एवरेज निकालनी है सभी गर्ल्स की, सभी स्कूलों में। तो अगर 800 में से 450 अगर बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, गर्ल्स आ जाएंगी यहाँ पर 350। ठीक है ना, अगर 350 यहाँ पर आ जाएंगी, 400 गर्ल्स यहाँ पर हो जाएंगी, 300 गर्ल्स यहाँ पर हो जाएंगी, इसके बाद आपके पास 900 गर्ल्स यहाँ पर हो जाएंगी और 300 गर्ल्स फिर से यहाँ पर हो जाएंगी। तो एवरेज निकालनी है। एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास सम अपॉन में नंबर। तो हम सारी गर्ल्स को ऐड कर देंगे, यानी कि आपके पास 350 प्लस 400 प्लस 300 प्लस फिर 900 और प्लस फिर 300 डिवाइडेड बाई कितने स्कूल हैं, ये 5 स्कूल हैं, तो डिवाइड बाई 5 कर देंगे। तो टोटल बनेगा इनका 2250 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 450। तो इनकी जो एवरेज आएगी वो 450 आएगी। ऑप्शन नंबर आपके पास डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सभी का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये थे हमारे पास मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप खुद ही बोर हो जाओगे, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए मैं थोड़ी सी स्पीड यहाँ पर ज़्यादा रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब रीजनिंग के क्वेश्चंस की ओर आते हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके पास जो है वो पजल से है। तो पजल में यहाँ पर बोला गया, कहता है कि 6 फ्रेंड्स हैं, डिफरेंट बुक्स हैं उनके पास, द नंबर ऑफ बुक्स दैट आर हैज़। कह रहा है कि आर के पास जो नंबर ऑफ बुक्स हैं इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ पी एंड क्यू। यानी कि आर के पास जो बुक्स हैं, आर के पास जो बुक्स हैं, उसको मैं पजल को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। कह रहा है कि आर के पास जो बुक्स हैं वो पहले लाइन में बोला गया कि आर के पास जो बुक्स हैं वो एवरेज है, किसकी एवरेज है, पी एंड क्यू की। यानी कि आर की जो बुक्स हैं पी और क्यू के बीच में लाई करेंगी। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो ए की एवरेज है, द नंबर ऑफ बुक्स दैट ए हैज़ इज द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स बी एंड सी। कह रहा है कि ए की जो बुक्स हैं वो बी एंड सी के बीच में लाई करेंगी, एवरेज है। कह रहा है कि बी हैज़ मोर बुक्स देन पी, बी के पास पी से ज़्यादा बुक्स हैं, बट नॉट मोर देन सी, लेकिन सी से बट नॉट मोर देन सी। कह रहा है कि बी के पास जो है वो पी से ज़्यादा बुक हैं लेकिन सी से कम है। ठीक है, सी से कम है और पी से ज़्यादा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है कि सी से कम है, ना सी से कम है, तो मतलब इसका जो साइन आएगा वो ये ऐसे नहीं आएगा। इसको अगर मैं देखूं तो ये इस तरीके से चलेगा और ए यहाँ आएगा, सी इधर आएगा और बी इधर आएगा, ऐसे आएगी। और पजल कैसे बनेगी, सी एस ए ऐसे बी
फिर बी के पास पी से ज़्यादा है तो पी इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा, ऐसे चलेगी ये, ठीक है। एटलीस्ट 2 मेंबर है फ्यूअर देन पी, कह रहा है कि कम से कम, लास्ट लाइन में क्या बोला गया, लास्ट लाइन हमने पढ़ी नहीं थी, कहता है कि कम से कम 2 मेंबर के पास पी से कम बुक है, यानी कि 2 मेंबर ऐसे, यानी कि पी की जो बुक्स हैं वो 2 मेंबर से ज़्यादा है। तो ये हमारे पास पजल यहाँ पर सॉल्व हो गई है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया पहले वाले में, कह रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स किसके पास है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स सी के पास है। ऑप्शन नंबर आपके पास जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, कहता है कि विच स्टूडेंट हैज़ बुक्स विच आर बिटवीन ए एंड पी, तो ए एंड पी के बीच में किसकी बुक्स हैं, तो ए एंड पी के बीच में बी की बुक्स हैं। ऑप्शन नंबर आपके पास थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, कहता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव मोर बुक्स देन आर, आर से ज़्यादा कितने स्टूडेंट के पास आर से ज़्यादा बुक्स हैं, तो 4 स्टूडेंट के पास आर से ज़्यादा बुक हैं, तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट हो जाएगा, 4 स्टूडेंट्स आ जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास नई पजल है या ब्लड रिलेशन है। तो बोला गया है कि 7 मेंबर हैं फैमिली में, ए बी सी डी ई एफ जी। यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कहता है कि ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ए जो है वो सिस्टर है किसकी, बी की। थोड़ा सा नीचे की तरफ सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बची रहे। ए जो है वो सिस्टर है किसकी, बी की। डी इज़ द वाइफ ऑफ बी, डी जो है वो वाइफ है किसकी, बी की, तो डी मतलब हस्बैंड होगा, बी हस्बैंड होगा। ई इज़ द सन ऑफ डी, ई जो है वो सन है किसका, डी का। जी एंड ई आर ब्रदर्स, जी एंड ई आर जो है वो ब्रदर्स हैं, यहाँ पर जी और ई जो है वो ब्रदर हो जाएंगे दोनों। एफ इज द फादर ऑफ बी, एफ जो है वो फादर है किसका, बी का। एफ इज द फादर ऑफ बी, तो बी जो है उसका फादर कौन है, एफ है। सी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ ई, सी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी कि दादी की बात हो रही है, पैटर्नल मतलब फादर की तरफ से, तो एफ की क्या हुई है, पत्नी हुई। एफ की क्या हुई हमारे पास, पत्नी हुई सी। अब ये पजल सॉल्व हो गई हमारे पास। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हाउ एफ रिलेटेड टू डी, एफ डी से कैसे रिलेट करता है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, तो क्या लगेगा, ये फादर इन लॉ लगेगा, ठीक है ना, फादर इन लॉ लगेगा कि एफ डी का क्या लगेगा, फादर इन लॉ। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ जी रिलेटेड टू सी, जी सी का क्या लगता है। तो ये रहा जी और ये रहा सी, सी पे खड़े होके जी को देखना है। तो जी जो है वो सी का क्या लगेगा, या सी देख रही है तो जी को, तो इसे क्या लगेगा जी, सी जो हाउ इज जी रिलेटेड टू सी, जी सी का क्या लगता है, तो सीधी सी बात है ग्रैंड सन लगेगा, ठीक है ना। क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट हो जाएगा, ग्रैंड सन। तो ये पजल थी हमारे पास रीजनिंग की। आगे भी हम करेंगे, ठीक है ना। ये 5-5 क्वेश्चंस थे आपके पास, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में करवा रहा हूँ। बाकी आप अगर कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा आराम से धीरे से करवाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ये था आपके पास मिनी मॉक टेस्ट 5, मिनी मॉक टेस्ट 2 था, जो कि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में मिनी मॉक टेस्ट 3 में। थैंक यू वेरी मच।